हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। ब्रेक से पहले अपन ने क्या डिस्कस किया था सर? ब्रेक से पहले अपन ने ऐसे 705 पूरा डिस्कस कर लिया था, उसको रिवाइज भी कर लिया था, ठीक है, अच्छे से समझ लिया था। अभी अपना दूसरा काम क्या है सर? अब अपने को क्वेश्चंस लगाने। तो क्वेश्चन बैंक निकालो। पेज नंबर, चैप्टर 7.1 ये है, पेज नंबर होगा 13 और क्वेश्चन नंबर होगा 13। ऐसे 705 आ जाओ उस पर। 705 क्वेश्चन नंबर 13। देखो, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ। आप लोग को क्या है, आप एफ आर के क्वेश्चंस लगाते हो, ए एफ एम के क्वेश्चंस लगाते हो। पहले आप उनके कंसेप्ट समझते हो, फिर आप उनके क्वेश्चंस लगाते हो। क्लास में क्वेश्चंस लगाते हो कि नहीं लगाते हो? क्लास में आप सारे क्वेश्चंस करते हो अपने फेयर कॉपी में, ठीक है। इतनी रिटर्न प्रैक्टिस करते हो उस पर। इस पर मैं रिटर्न प्रैक्टिस करने के लिए मैं बस एक बार बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कब लगाने चाहिए कि नहीं, कितने कितने लगाने चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करते हो अपना जब खुद से एक बार क्वेश्चन सारे अपने कॉपी में बनाते हो, फिर जब रिवीजन करते हो तो भी आप 2 बार क्वेश्चन उसको बना लेते हो साइड में या करके, उसको सारे क्वेश्चन बनाते हो। तो आप 3 से 4 बार क्वेश्चन बनाते हो इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के। और अब आप खुद इसको डिसाइड करो वर्सेस क्या कंपेयर करो कि आप लोग ना ऑडिट में कितने क्वेश्चन लगाते हो, या कितने क्वेश्चन नहीं, कितनी बार क्वेश्चन करते हो। आप एक बार से ज़्यादा मेरे हिसाब से क्वेश्चन करते नहीं हो, ठीक है, ये बहुत गलत है। तो एक बार अभी तो मेरे साथ कर लो, उसके बाद खुद से करना, और रिवीजन में भी आप अपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना कि ये अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो वो सारे क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन छोटा मत करो ऑडिट में। ये मत सोचा करो कि बाद में कर लेंगे, और अभी भी ये मत सोचना कि अपना 705 तो हमने पूरा समझ लिया, आप क्वेश्चन लगाने की क्या जरूरत है जरूरत अभी बैठ के मेरे साथ अच्छे से सारे 705 के क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ऐसे 705 सर, 705 का नाम क्या है ये बताओ सर? मॉडिफाई कर देंगे अपना ओपिनियन। पहले 700 था, उसके अंदर 5 लिया है, 705 हो गया। तो सर ये क्या किया अपन ने? ओपिनियन मॉडिफाई किया। तो मॉडिफिकेशन टू दी ओपिनियन कहाँ पे? इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। पढ़ लो, ये लिखा है। नाम पूरे पूरे याद होने चाहिए, और एग्जाम में पूरे के पूरे ऐसे के नाम लिख के आने अपने को। जिस भी ऐसे का रेफरेंस देंगे उसका पूरा नाम भी लिखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है सर, ठीक है। एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, क्या करती है सर? इन दी, इसका काम क्या है सर? मैन्युफैक्चर करती है क्रेन, ठीक है। मैन्युफैक्चर इंगेज इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ क्रेन, ठीक है। तो सी ए सुधीर क्या है? इनके स्टैच्यूटरी ऑडिटर है। सी ए सुधीर साहब इनके क्या है? सी ए साहब इनके स्टैच्यूटरी ऑडिटर है, इनके सी ए साहब है। इन्होंने कंपनी का लॉन्ग टर्म क्या कंपनी ने क्या कर रखा है? कंपनी ने लॉन्ग टर्म फंडिंग ले रखी है, पैसे उठा रखे हैं, क्या ले रखे हैं? लोन ले रखे हैं बड़े बड़े। लॉन्ग टर्म फंडिंग कर रखी है, किस चीज के लिए? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसलिए लॉन्ग टर्म फंडिंग ले रखी है, और शॉर्ट टर्म फंडिंग भी ले रखी है। शॉर्ट टर्म फंडिंग मतलब क्यों, ये क्यों ले रखी होती है सर? ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए अपन शॉर्ट टर्म फंडिंग लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो बहुत सिंपल सी बात थी। तो जब सी ए सुधीर साहब ऑडिट कर रहे थे तो इनको क्या मिला सर? क्या मिला कि कंपनी के फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एक्सपायर होने वाले हैं। The company's financing arrangement are about to expire and company is unable to renegotiate or obtain the replacement financing। इन्होंने पैसे उठा रखे, लॉन्ग टर्म फंडिंग शॉर्ट टर्म फंडिंग दोनों कर रखी है, इन्होंने पैसे उठा रखे। अब इनका ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एक्सपायर होने वाला है, तो इसके लिए ये इनको एडिशनल पैसे चाहिए, या फिर इनको रीनेगोशिएट करके टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, या फिर इनको क्या कर रहे हैं? दूसरा लोन लेना पड़ेगा इसके लिए, रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग। ये सब इसको कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। इज अनेबल टू रीनेगोशिएट या ऑब्टेन दी रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग, वेरी सिंपल। आगे देखो, लिखा है कंपनी की हालत ऐसी हो जाएगी, एज सच द कंपनी में बी अनेबल टू रियलाइज इट एसेट्स एंड डिस्चार्ज इट लाइबिलिटी। भैया आप एसेट्स भी रियलाइज नहीं कर पाओगे, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये तो ये कितनी बुरी हालत हो गई कि आप एसेट्स रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हो। अब तो देखो आपने नोट्स टू, जो नोट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो नोट्स है उसमें आपने क्या कर रखा है? नीचे पढ़ो, नोट्स टू द अकाउंट एनेक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आपने डिस्कस कर रखा है। क्या डिस्कस कर रखा है मैनेजमेंट ने? मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, और एक्सपायर होने वाली है ये चीज भी डिस्कस कर रखी है, और टोटल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के बारे में भी बता रखा है। बट इन्होंने एक चीज मतलब 2 चीज नहीं डिस्कस किया। डू नॉट इंक्लूड द डिस्कशन ऑन द इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हमें रीफाइनेंसिंग नहीं हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो। और दी अवेलेबिलिटी ऑफ रीफाइनेंसिंग के बारे में डिस्कस नहीं कर रखा है, ठीक है। दोनों चीज ये डिस्कस नहीं हो रखी है, बट इन्होंने ये बता दिया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में कि भैया क्या हालत है अपनी, हालत अपनी बुरी है, अपने शॉर्ट टर्म फंडिंग है, लॉन्ग टर्म फंडिंग है, शॉर्ट टर्म फंडिंग है, और हम लोग रीनेगोशिएट भी नहीं कर पा रहे, हमारा फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एक्सपायर हो गया। ये सारी चीज तो उन्होंने बता दी, इम्पैक्ट और रीफाइनेंसिंग दोनों चीज पे डिस्कस नहीं किए। तो इसमें क्या हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज क्या हो रखा है? डू नॉट
fully disclose. डो नॉट फुली डिस्क्लोज दिस फैक्ट, ये फैक्ट पूरा का पूरा 100% डिस्क्लोजर इसका नहीं किया हुआ है। तो कौन सा ओपिनियन देंगे, ये आपके लिए सवाल है, और ये सवाल का जवाब आप ही लोग देंगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। आंसर मत देखना प्लीज, और क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाना बिना आंसर देखे क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, थोड़ा सा चेंज है और आंसर भी चेंज है। सर सुनो, एबीसीडी लिमिटेड कंपनी है, ये क्रेन नहीं, ये आयरन और स्टील बार बनाती है। P&P इनके एसोसिएट जो फर्म है जो इनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम करते हैं, उसमें सीए प्रकाश इनकी ऑडिट कर रहे थे, जो इनके एंगेजमेंट पार्टनर है। उनको क्या मिला, सेम चीज कि कंपनी का फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एक्सपायर हो चुका है, इनको पैसे देने 31 मार्च को, रीनेगोशिएट नहीं कर पा रहे, ना रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग मिल पा रहे, और ये तो बैंकरप्सी के बारे में भी सोच रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इनकी हालत तो बहुत खराब। दीज इवेंट्स इंडिकेट मटेरियल अनसर्टेनिटी इंडिकेट करते हैं जो दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। इनका गोइंग कंसर्न खतरे में है। सर ये बात ऊपर भी लिखी थी, यहाँ पे भी लिखी, फर्क क्या है, देखो अगली लाइन का फर्क है बस। अब अपना हाइलाइटर उठाना और बस इस लाइन को हाईलाइट करना, डू नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट, ये फैक्ट डिस्क्लोज ही नहीं किया। ऊपर क्या था, यहां क्या है, डू नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट, कुछ डिस्क्लोजर ही नहीं हुआ है। यहां डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज दिस फैक्ट, भैया आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट, आपको कौन सा ओपिनियन देना है, यही क्वेश्चन है। तो एक चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, क्या आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुके हैं मिस स्टेटमेंट के बारे में? हाँ जी सर, मिस स्टेटमेंट आपको साफ दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर है, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है, और क्वेश्चन नंबर 14 में तो नो डिस्क्लोजर है, और क्वेश्चन नंबर 13 में इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है। इसमें क्या है, इसमें तो ओमिशन ही हो चुका है, क्या हो चुका है, ओमिट ही कर दिया, जो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर है वो ओमिट ही कर दिया, ठीक है। तब आप क्वेश्चन पढ़ो आंसर में, अब आपको यहाँ पता चलेगा, इस ऊपर में सारी सेम चीज लिखी है जो क्वेश्चन में लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, ये चीज मटेरियल भी है। सर ये परवेसिव है कि नहीं है, ये गेम है अपना। तो परवेसिव के डेफिनेशन में इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, हम भूल गए, चलो उधर ही चलते हैं, भूलना नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था। इधर आओ, ये देखो परवेसिव, और इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर जो पॉइंट नंबर 3 है, मैं नहीं देख रहा, आप लोग पढ़ो इसको, क्या लिखा है आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर क्या, ये वाली लाइन पढ़ो, इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर्स क्या है, आर फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस। उस एफएस को समझने के लिए इतना जरूरी है वो चीज, उसका डिस्क्लोजर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही चीज नहीं है तो ये मैटर मटेरियल तो था ही था, ये मैटर परवेसिव होगा कि नहीं होगा, आंख बंद करके परवेसिव होगा। और अगर आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है, तो आपको कौन सा ओपिनियन देना है सर, एडवर्स ओपिनियन देना है। क्यों सर, क्योंकि इसमें तो डिस्क्लोजर हुआ ही नहीं, फुल्ली ओमिट हो रखा है। ये सेम एग्जांपल अपन ने क्लास में किया था, फाइनेंशियल अरेंजमेंट एक्सपायर हो गया, अनेबल टू रीनेगोशिएट, गोइंग कंसर्न खतरे में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं करता, ये फैक्ट, ये चीज मटेरियल भी है, ये चीज परवेसिव है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आल्सो हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो क्या आप ओपिनियन दोगे, एडवर्स ओपिनियन दोगे सर। एडवर्स ओपिनियन अगर हम देते तो सर कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, इधर आओ सर। एडवर्स ओपिनियन में हम जब फेयर प्रेजेंटेशन के हिसाब से कर रहे हैं तो सीधा लिखेंगे ना कि बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर। मैटर क्या है सर, कि ओमिशन हो गया। ओमिशन किस चीज का हुआ है, ओमिशन इस चीज का हुआ है कि जो ये मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एक्सपायर हो गया, ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में डिस्कस ही नहीं है। तो हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस मैटर, जो हमने डिस्क्राइब कर रखा है इन दी, देखो पहले जाता है एडवर्स ओपिनियन, तो हम बता देंगे एडवर्स ओपिनियन में कि हम ये ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इसकी, और दूसरा क्या हो गया, बेसिस, कि भैया किस बेसिस पे अपना एडवर्स ओपिनियन जा रहा है, यही लिखते हैं दोनों। तो एडवर्स ओपिनियन में लिख देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डू नॉट प्रेजेंट फेयरली अबाउ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। एडवर्स ओपिनियन मटेरियल भी है, परवेसिव भी है हमारे ओपिनियन में, बिकॉज ऑफ दी जो ओमिशन हुआ है, और जो मेंशन हमने किया है बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में, कि भैया इस बेसिस पे, ये तो हमने दे दिया एडवर्स ओपिनियन, और इस बेसिस की वजह से दिया है हमने एडवर्स ओपिनियन। तो ठीक है, जो एकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, अगर आपने ये चीजें लिख ली, क्या नहीं प्रेजेंट करता फेयरली, दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी एंड इट कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, और
क्या लिखा है, इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द आईसीआई। तो मतलब बात सिंपल है, एडवर्स ओपिनियन चला गया और इसमें लिख देंगे डू नॉट प्रेजेंट फेयरली। और बेसिस में क्या लिखेंगे भैया, सेम ही चीज जो क्वेश्चन में उसी को उतार देंगे कि फाइनेंशियल कंपनी का जो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है एक्सपायर हो गया, रीनेगोशिएट नहीं कर पा रहे, मटेरियल अनसर्टेनिटी खतरे में और बैंक्रप्सी के लिए कंसीडर कर रहे हैं, ये सारी चीज सेम क्वेश्चन से उठाना और क्वेश्चन के मार्क्स मिल गए। आपने अगर ये इतना लिख दिया आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड का। सिंपल, मजा आया? मजा तो अब सर क्वेश्चन नंबर 13 में है सर, इन्होंने डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज किया है, डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। मटेरियल भी है, परवेसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्क्लोजर तो हुआ है पर पूरा नहीं हुआ। तो अपन क्या लिखेंगे, पहले तो सारी क्वेश्चन की कहानी लिख देंगे और कह देंगे कि भैया हम एक्सप्रेस कर रहे हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। क्यों? क्योंकि इसमें इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है जो मटेरियल है, बट परवेसिव तो नहीं है। क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या लिखते हैं, इन आवर ओपिनियन एंड बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, क्या लिखते हैं, इसकी लैंग्वेज में क्या आता है, एक्सेप्ट फॉर दी, जो मैटर हमने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, उसके अलावा क्या हो रखा है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। क्या देता है? गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर लिखते हैं प्रेजेंट फेयरली, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ट्रू एंड फेयर ही लिखते हैं आप लोग। तो गिव ट्रू एंड फेयर इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया, और ये बैलेंस शीट मतलब लिख दिया ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स और पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिस डेट। कोई दिक्कत नहीं। इसमें कौन सा ओपिनियन गया? क्वालिफाइड ओपिनियन। बेसिस में वही कहानी लिख देंगे किस बेसिस पे हमने किया। इसकी लैंग्वेज में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी मतलब ब्रेक से पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, एक्सेप्ट वापस आ जाओ यार, वापस बता देता हूँ। फिर से बता रहा हूँ, और क्वेश्चन में हम लोग उतना फिर डिस्कस नहीं करेंगे ये, क्योंकि अपना अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लाइंस फ्रेमवर्क। ये मतलब जो क्वेश्चन है उसमें आप नीचे कंप्लाइंस फ्रेमवर्क अलग से करके भी लिख सकते हो, बट हम लोग क्या ये जनरली यही लिख देते हैं, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर। इफेक्ट ऑफ द मैटर कब लिखते हैं? जब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमने ऑब्टेन कर लिया। अगर हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया तो उसका लिखेंगे पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर, जो हमने डिस्क्राइब किया इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इज प्रेजेंटेड। मतलब देखो इसके अलावा, सुनो, इसके अलावा एक्सेप्ट फॉर दिस मैटर, मतलब इस मैटर के अलावा तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है ना। एडवर्स ओपिनियन में तो लिखते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इस मैटर के अलावा, मतलब बिकॉज ऑफ दिस मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली। बट इसमें तो इसके अलावा तो सब ठीक है, इसके अलावा तो सब ट्रू एंड फेयर व्यू है, ट्रू और फेयर है। तो इसमें लिख देंगे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर या पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट और गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। और अगर इसमें एडवर्स ओपिनियन में देखोगे तो ये लिखेंगे बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली। कितना सिंपल है और कितना ईजी है, मैंने दोबारा बता दिया। क्लास में आपको पढ़ा उस वक्त, जो फर्स्ट मतलब क्लास थी अपन ब्रेक से पहले कर रहे थे, उसमें अपन ने इसको पूरा अच्छे से पढ़ा। उसके बाद इसको भी मैंने फिर रिवाइज करा दिया, अभी क्वेश्चन के साथ भी करा दिया। अभी भी दिक्कत हो दोबारा बता रहा हूँ, मेरे को कॉल कर देना, जबकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई एम 100% श्योर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोग ने क्लास में कर लिया था, एग्जाम्पल ही था वो। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ लिख देना क्वेश्चन में, अगर डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज में क्या करेंगे, और अगर मतलब इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर, मतलब इसमें तो डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया, आधा डिस्क्लोज तो किया है, और इसमें क्या डू नॉट डिस्क्लोज, हमने तो कुछ डिस्क्लोज ही नहीं किया। तो ये दोनों क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा यहीं पे लिख लो। डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज में क्या करेंगे, डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज में क्या करेंगे, और डू नॉट डिस्क्लोज में क्या करेंगे। और आगे लिख दो कौन सा ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। एग्जाम में उतना हेडिंग देखोगे आपका काम हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15, मतलब आपको याद आ जाएगा क्वेश्चन क्या था। एमएनओ लिमिटेड है, पावर जनरेटिंग कंपनी है, बहुत अच्छी बात है सर। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहा, आप लोग भी पढ़ो मेरे साथ साथ। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो आप लोग, 20 सेकेंड में पढ़ो। बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर, किया है अपन ने।
आई कैन राइट कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना। इन आवर एग्जाम्पल हमने जब ये डिस्क्लेमर ओपिनियन पढ़ रहा था उसमें हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया था। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ एक बार। एमएनओ लिमिटेड क्या है? पावर जनरेटिंग कंपनी है। कुछ भी हो, अपने क्या मतलब सर क्या करती है ये सब छोड़ो। इनका कोई एसोसिएट है जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, उससे भी हमको कोई मतलब नहीं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट टीम वाज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो पहला अपना सिंपल सा ही हो गया, सबसे पहला अपना कंडीशन यही फाइंड करना होता है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमें मिला कि नहीं मिला। इस केस में क्या मिला, क्या नहीं मिला? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला, क्या नहीं मिला? अबाउट अ सिंगल एलिमेंट, साफ साफ लिख दिया, अबाउट अ सिंगल एलिमेंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सिंगल एलिमेंट का नहीं मिला, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। That is, auditor was unable to obtain audit evidence of the financial information of joint venture investment। भैया इन्होंने joint venture में इन्वेस्ट कर रखा था। एमएनओ एक कंपनी है, जॉइंट वेंचर XYZ लिमिटेड है, इसमें एमएनओ ने क्या कर रखा है? इन्वेस्ट कर रखा है। और इसका जो एसेट्स है देखना, 90% एसेट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इन्वेस्टमेंट ही इनका 90% एसेट रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए तो ये वाली चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ऑडिट होना तो बहुत जरूरी है। तो क्या लिखा है? दैट रिप्रेजेंट ओवर 90% ऑफ एंटिटीज नेट एसेट्स। ठीक है, और इसका ऑडिट एविडेंस उसको नहीं मिला है, तो क्या करेंगे? कौन सा ओपिनियन करेंगे? भैया ये चीज मटेरियल है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, ये चीज मटेरियल है, परवेसिव है कि नहीं यार? 90% ऑफ एंटिटीज एसेट, उसकी चीज के बारे में आपको सही से नहीं पता चल रहा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या क्या बनाओगे? क्या यूजर को समझ में आएगा? उसके लिए तो इम्पॉसिबल है टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड ओवर ओनली 10% ऑफ नेट एसेट। 10% ऑफ नेट एसेट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपने ऑडिट कर दिया और आप उस पर अपना ओपिनियन दे दोगे, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है क्या? नहीं है। 90% ऑफ जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो तो इधर है, और इसका तो आपके पास कोई डेटा ही नहीं है, तो हाउ यू विल ऑडिट? तो इट इज नॉट एबल, वी विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट गुड ऑडिट, सही से इनकम्प्लीट ऑडिट। तो वी विल एक्सप्रेस कौन सा ओपिनियन बताओ भैया? अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, मटेरियल है और परवेसिव है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा। ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा वो सेम लिखा है, एंड शुड इशू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और देखो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या लिखते हैं? वी डू नॉट एक्सप्रेस, फिर से सुनो, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दी अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, जो हमने डिस्क्राइब किया बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में जाके देखो, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on these financial statement। वेरी सिंपल, और बेसिस में सारी कहानी लिख देंगे जो क्वेश्चन में लिखी हुई है, और अपने को 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे अगर आप इस हिसाब से लिखते हो। तो लैंग्वेज मैंने आपको क्यों सिखाई? आपको पूरा समझाया, उसके बाद आपको लैंग्वेज समझाई, इसीलिए समझाई कि आप ये चीज ऐसे के ऐसे एग्जाम में लिख के आ पाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो, अब तीनों के आपको लैंग्वेज समझा दी थी मैंने, तो 2 ही लैंग्वेज अच्छी तरह से लिखनी कैसी है। डिस्क्लेमर में तो हम लोग ओपिनियन ही एक्सप्रेस नहीं करते, वी डू नॉट एक्सप्रेस, बट कैसे लिखना है वो भी आप समझ चुके हो। तो अब मैं आप क्वेश्चंस पढ़ूंगा, सारे में कौन सा ओपिनियन है वो बताऊंगा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 16 में क्या है? CAS स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, बहुत अच्छा सर। इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन, मैं ये भी बता दूं, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड एज एन एग्जाम्पल इन आवर क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? CAS स्टैट्यूटरी ऑडिटर है लक्ष्मी वरदान लिमिटेड का, बहुत अच्छी बात है सर। इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस ऑफ 55 लाख, 55 लाख का लोन एंड एडवांसेस है, बहुत अच्छी बात सर। कंपनी ने फर्निश नहीं किया एग्रीमेंट टू CAS। अब देखो, CAS इनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, किनका? लक्ष्मी वरदान लिमिटेड का। और ये लोन एंड एडवांसेस किसको दे रखा है सर? सर्वज्ञा प्राइवेट लिमिटेड, किसी को भी दे रखा हो यार। इसने, लक्ष्मी ने सर्वज्ञा प्राइवेट लिमिटेड को 55 लाख का लोन और एडवांसेस दिया है, पर कंपनी ने इसका एग्रीमेंट CAS को नहीं दिया, और इसकी वजह से ये क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, चार्जेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, और वेरीफाई नहीं कर पा रहा टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। तो CAS को कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करना है? भैया ये चीज मटीरियल, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाया क्या? नहीं कर पाया। ये चीज मटेरियल है क्या? 55 लाख का ये पूरा, ये इतना परवेसिव है कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपको लगता नहीं इस गलती के अलावा
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा सही होगा। इसके अलावा तो हम कह सकते हैं कि इसके अलावा अगर इस चीज को हटा दें तो ट्रू एंड फेयर व्यू हो जाता है, तो ये चीज मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। कौन सा ओपिनियन जाएगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। कैसे लिखना है देख लो, बता चुका हूँ क्वालिफाइड ओपिनियन कैसे लिखना है। सेम वही उसी हिसाब से लिखना है कि भैया इसमें जो मैटर हमने डिस्क्राइब किया, एक्सेप्ट फॉर दिस मैटर, इसका क्या लिखेंगे? पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस मैटर। जो हमने डिस्क्राइब किया है उसके अलावा क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं प्रेजेंट फेयरली। क्या लिख सकते हैं? प्रेजेंट फेयरली और गिव ट्रू एंड फेयर। तो हम लोग लिखते ज्यादातर ट्रू एंड फेयर व्यू ही है। प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू किस चीज का? स्टेट ऑफ अफेयर्स का, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, पीएनएल का। बेसिस में यही बेसिस दे देंगे जो क्वेश्चन में लिखा है, वही ज्ञान लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब मजा आएगा सारे क्वेश्चन करने में, क्योंकि हमने लैंग्वेज से पकड़ लिया कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17। अब तो अपने को आइडेंटिफाई करना है ना पहला ओपिनियन कैसा है, फिर अपना लैंग्वेज अपन समझ चुके। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थक्वेक आ गया वैसे। एमएसडी है, एमएसडी लिमिटेड फेस्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट अर्थक्वेक, जिसने सब कुछ इनका बिजनेस धंधा सब वो कर दिया, क्या कर दिया? अफेक्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। लॉट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटी को इसने अफेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या इंडिकेट होता है? मटेरियल अनसर्टेनिटी किस चीज के बारे में कि कंपनी अपना एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये इंडिकेट करता है मटेरियल सर्टेनिटी ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। कोई इशू नहीं है सर। ड्यू टू सच इवेंट it may not be possible for the company to realize its assets। कंपनी के लिए एसेट रियलाइज करना पॉसिबल नहीं है, वही सेम कहानी है यार। मे नॉट बी पॉसिबल फॉर कंपनी टू रियलाइज इट्स एसेट्स और पे ऑफ द लाइबिलिटीज ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लो पढ़ लो क्या लिखा है भाई, मैं तो नहीं पढ़ रहा, आलसी हूं मैं तो। ये फैक्ट डिस्क्लोज ही नहीं किया, ये अर्थक्वेक आ गया, मेटल अनसर्टेनिटी गोइंग कंसर्न से इनके रिलेटेड आ गई, एसेट रियलाइज नहीं कर पाएंगे, लाइबिलिटी दे नहीं पाएंगे, और ये बात हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ही नहीं की। क्या ऑडिटर ने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया? क्या मटेरियल है? क्या परवेसिव है? एडवर्स ओपिनियन देंगे कि नहीं देंगे? देंगे सर, आंख बंद करके दे दो एडवर्स ओपिनियन, गलत होगा तो पैसे वापस। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट, ठीक है। आओ आगे क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ। सीए अभिमन्यु सीए साहब है इनके, ठीक है। इन्होंने ऑडिट में इनको क्या मिला? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये 2 पॉइंट मिले इनको। अब इनको 2 पॉइंट मिले भैया। विथ रेस्पेक्ट टू डेटर्स, 150 करोड़ के डेटर्स, उनका बैलेंस कंफर्मेशन वाज रिसीव्ड, नहीं हुआ कि नहीं हुआ? नो बैलेंस कंफर्मेशन वाज रिसीव्ड टू द ऑडिट टीम। भैया 150 करोड़ का है। फर्दर देयर हैव बीन डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट ऑब्लिगेशन बाय डेटर्स ऑन द ड्यू डेट्स पे पेमेंट भी नहीं आया, ठीक है। बैलेंस कंफर्मेशन नहीं आया, 150 करोड़ के डेटर्स का पेमेंट ऑब्लिगेशंस में डिफॉल्ट हो रखा है ड्यू डेट पे। कंपनी ने प्रोविजंस कितना किया है? 25 करोड़। द कंपनी हैज स्टेटेड दैट द प्रोविजन इज बेस्ड ऑन द रिसीवेबल्स विच आर ओल्डर देन 36 मंथ। वह जो 36 मंथ्स के ज्यादा हो गए पुराने, उन सारों पे प्रोविजंस बना रखा है। विच अकॉर्डिंग टू द ऑडिट टीम को लगता है ये इनएडिक्वेट प्रोविजन है, एंड ऑडिट टीम इज अनेबल टू असर्टेन द कैरिंग वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। अपन ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस लिखते हैं बैलेंस शीट में, उसका सही बैलेंस क्या होना चाहिए, सही प्रोविजंस क्या होना चाहिए, वो नहीं मिला अपने को। दूसरा पॉइंट, इन्वेंट्रीज के रेस्पेक्ट में जो हमारे पूरे कंपनी के एसेट्स का 40% एसेट क्या है? इन्वेंट्रीज। उसमें अपने को क्या मिला? हम कि मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया। मैनेजमेंट हैज नॉट अंडरटेकन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज एट पीरियडिक टेबल्स, एट पीरियडिक इंटरवल्स। पीरियडिक टेबल साइंस थोड़ी है। सुनो भैया, इसका क्या हुआ? पीवी नहीं हो रखा पीरियडिक इंटरवल्स पर, पीवी नहीं हो रखा, ठीक है। कंपनी ने क्या किया? हैज नॉट मेंटेन एडिक्वेट इन्वेंटरी रिकॉर्ड एट दी फैक्ट्री। फैक्ट्री पे तो रिकॉर्ड ही नहीं है इन्वेंट्री का, बहुत अच्छी बात। ऑडिट टीम वाज अनेबल टू अंडरटेक द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एज सच ऑन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कुड नॉट बी वेरीफाइड। आपका डेटर्स वेरीफाई नहीं हुआ। इन्वेंट्री वो वाला है जो आपके एसेट्स का 40% है, वो भी सही से आप उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं मिल पाया, उनका फिजिकल रिकॉर्ड नहीं मिल पाया, आपने पीवी नहीं कर पाया उसका भी। तो इस केस में आप लोग कौन सा ओपिनियन दोगे? दोनों अपन पहले जो क्वेश्चन में लिखा वही पॉइंट लिख देंगे।
अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये तो भैया दोनों केस में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या अभिमन्यु साहब कलेक्ट कर पाए क्या? कुछ सोचो, नहीं कर पाया यार। अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, क्या ये मैटर मटेरियल है? हाँ जी सर, दोनों मैटर ही मटेरियल है। ये तो इतना मटेरियल है कि इसका 40% है, मतलब ये तो मैटर दोनों मटेरियल है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, परवेसिव है कि नहीं है भैया, ये 40% रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 150 करोड़ के डेटर से उसका कोई बैलेंस कंफर्मेशन इनको नहीं मिला, जो भी बहुत बड़ी बात है। तो अब यहाँ पे क्या है सर, इन दी अबव टू सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और इसका पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल भी हो सकता है और परवेसिव भी हो सकता है ऑडिटर के हिसाब से। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और बेसिस में यही शायद की कहानी लिख देंगे और अपना क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 19 फ्री। फ्री क्यों लिखा सर मैंने? कुछ नहीं, इन्होंने कहा कि स्पेशल कंसीडरेशन बताओ क्या क्या आपको लगेगा जब आपको एक्सप्रेस करोगे क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सेम वही लिखना है भैया। स्पेशल कंसीडरेशन में क्या लिखते हैं, वही सिंपल सा जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं इन द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, वो सारी लैंग्वेज अपने को यहाँ पे लिखनी है। इन रेस्पेक्ट टू ये देखो क्वालिफाइड ओपिनियन, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में क्या लिखेंगे, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या लिखेंगे। जब एडवर्स ओपिनियन करोगे तो उसमें बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड, उसमें फेयर प्रेजेंटेशन के हिसाब से और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या लिखोगे। और स्पेशल कंसिडरेशन क्या है, जब डिस्क्लेमर ओपिनियन दोगे सेम टू सेम आपके नोट्स का सेम टू सेम लाइन है, उसके अलावा एक लाइन भी ऊपर ना एक लाइन नीचे ना एक लाइन एक वर्ड ना कुछ नहीं होगा, सब सेम होगा। आप पढ़ लो इस क्वेश्चन को, कर लो, ये उसको आरटीपी में पूछते हैं ऐसे सवाल, सबकी लैंग्वेज पूछ ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 20 बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो आप लोग, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देखो। प्लीज ये टाइम जो मैं देता हूँ ना बीच में, आप इसको वेस्ट मत करो, प्लीज क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 21 में थे, पढ़ लिया आप लोग ने? अब मेरे से सुनो। एलएम एसोसिएट्स है जो इनके ऑडिटर है, ठीक है। एमएस हैरी लिमिटेड का एसोसिएट ऑडिटर कौन है, एलएम एसोसिएट, ठीक है, कोई अपने को मतलब नहीं है। अब क्या है, एमएस हैरी जो हैरी लिमिटेड है उसने क्या किया, एक्वायर किया 55%, 50%, 55% शेयर किसमें, सैम लिमिटेड में। भैया हैरी लिमिटेड ने 55% शेयर एक्वायर किसमें किया है सर, सैम लिमिटेड में इन्होंने एक्वायर कर लिया। जब हैरी की ऑडिट कर रहे थे, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ हैरी द ऑडिटर फाउंड दैट कंपनी हैज नॉट प्रिपेयर्ड सीएफएस। भैया इन्होंने सीएफएस ही नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, बिकॉज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ सर्टेन एसेट्स एंड लाइबिलिटी हैज नॉट बीन असर्टेन। एक सेकेंड, अब देखो हैरी लिमिटेड है, सैम लिमिटेड है, 55% शेयर्स इसमें इन्वेस्ट किया हैरी लिमिटेड ने, सीएफएस इनका बना नहीं है। क्यों नहीं बना, क्योंकि कंपनी हैज नॉट प्रिपेयर्ड सीएफएस बिकॉज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, क्या, बिकॉज ऑन द, एक सेकंड, बिकॉज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ सर्टेन एसेट एंड लाइबिलिटीज हैज बीन नॉट असर्टेन which is significant, वो खुद ही कह रहा है which is significant and are accounted for on estimated basis। भैया एस्टिमेटेड बेसिस पे इन्होंने फेयर वैल्यू एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे की, एस्टिमेटेड बेसिस पे, जो कैसे होनी चाहिए थी, फेयर वैल्यू होने की चाहिए थी। पूरा का पूरा काम ही गलत हो गया, हुआ कि नहीं। अब इसमें आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, तो देखो अकाउंटिंग किस बेसिस पे हुई है, अकाउंटिंग तो एस्टिमेट बेसिस पे हुई है, जो कि करेक्ट नहीं है। किस पे होनी चाहिए, ये तो इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया, मेटेरियली मिस स्टेटेड हो गया। क्यों, पहली बात तो कंसोलिडेशन ही नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कंसोलिडेशन ही नहीं हुआ।
किसका, सब्सिडरी का कंसोलिडेशन 55%। भैया जब अगर इसमें अपन ने इन्वेस्ट कर रखा है हैरी लिमिटेड ने सैम लिमिटेड, तो सैम तो हमारी सब्सिडरी हुई, उस सब्सिडरी का क्या हुआ, हैज नॉट प्रिपेयर्ड सीएफएस, उसका सीएफएस ही प्रिपेयर नहीं हुआ। तो भैया एक बात बताओ, आपको ऑडिट एविडेंस मिल गया कि भैया इनका क्या हुआ है कि इनका तो कंसोलिडेशन ही नहीं बन रखा है, तो क्या लिखोगे कि ये मटेरियली मिसस्टेटेड है ड्यू टू नॉन कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी। तो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट डीम टू बी परवेसिव है टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया अगर आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है और वो चीज़ मटेरियल भी है, वो चीज़ परवेसिव भी है, इतनी बड़ी चीज़ है कि भैया सीएफएस ही नहीं बनाया उन्होंने, और क्यों नहीं बनाया वो उसका रीजन भी दे रखा है, तो आप कौन सा एक्सप्रेस करोगे ओपिनियन, बेसिस में क्या लिखोगे, सेम। एडवर्स ओपिनियन में क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस्ड इन दी बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, यही लिखा होगा, या फिर लिखेंगे डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं लिखा होगा, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, हाँ क्वेश्चन 22 अलग है। ट्वेंटी 24 सेम है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो। सीए उमा क्या इनकी स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, आरजे लिमिटेड की, बहुत अच्छी बात। कंपनी किस चीज में एंगेज है, एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट सीए उमा ने क्या ऑब्टेन किया, सर्टेन ऑडिट एविडेंस ऑफ इनकरेक्ट डिस्क्लोजर। भैया रिलेटेड पार्टी का इनकरेक्ट डिस्क्लोजर हुआ है, इस चीज का ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है सीए उमा साहब, जो बहुत ही मेहनती है। उन्होंने क्या किया, सीए उमा ऑब्टेन सर्टेन ऑडिट एविडेंस ऑफ इनकरेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस डील्स which was not considered with the affirmation leading to misstatement in the financial statement। भैया मिसस्टेटमेंट है, उसकी आपने कोई डाउट नहीं। रिलेटेड पार्टी के ऊपर इनका इनकरेक्ट डिस्क्लोजर है और कुछ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस डील हुई है, इस चीज़ का क्या उन्होंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया। तो इस केस में डील विद द सिचुएशन, कौन से डिफरेंट ऑप्शंस जो है सीए उमा अपना कंसीडर कर सकती है इन दी ऑडिटर रिपोर्ट। यहां पूछ लिया ऑप्शन क्या क्या है, देख लो क्वेश्चंस को ध्यान से देखो यार। इस क्वेश्चन में अलग क्या कर दिया, डिफरेंट ऑप्शन विच कैन बी कंसीडर। तो आंख बंद करके दोनों लिख दें, मतलब जो भी अपना ओपिनियन होगा दोनों तीनों लिख दें, या ओपिनियन में यहाँ पे पूछ लिया कि आपके पास कौन से ऑप्शन है, तो आप ऐसे डायरेक्ट एक ओपिनियन लिख के मत आना इस क्वेश्चन में। इसमें क्या है, ऑडिट एविडेंस अपने पास ऑब्टेन हो चुका है। अगर ऑडिट एविडेंस अपने पास हो चुका है तो या तो वो एडवर्स होगा अगर वो मटेरियल और परवेसिव है, या फिर वो क्वालिफाइड होगा जब वो मटेरियल है और परवेसिव नहीं है। यही कहानी है। तो यहाँ पे आप देखना है आंसर में, कंक्लूजन में देखो, पहले कंक्लूजन ही बता देता हूँ। सीएस उमा सेल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन कब, जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो गया और वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं। एडवर्स ओपिनियन कब, मटेरियल और परवेसिव दोनों है। जब हमें क्वेश्चन में पूछ लिया क्या दोनों ऑप्शन है जो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आंसर सिंपल हो गया। ऊपर क्या लिख दिया, ये डिसीजन किस पे डिपेंड करता है, तो देखो ये डिसीजन किस पे डिपेंड करेगा, एक तो ऑडिटर जजमेंट अबाउट दी परवेसिवनेस, जो भी है परवेसिवनेस के जजमेंट पे ही डिपेंड करेगा ना, कि अगर मटेरियल है तो अपने कोई दिक्कत नहीं, अगर परवेसिव है तो अपन एडवर्स ओपिनियन करेंगे। तो परवेसिव का भी जजमेंट करना बहुत जरूरी है, और कौन सा मैटर है जो राइज दे रहा है टू दी मॉडिफिकेशन। ठीक है, आप इतना ही जो मैंने हाईलाइट किया उतना ही पढ़ो, मोर देन इनफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 आपका सेम ही है जो मैंने आपको पढ़ाया है। आप इन दोनों के आंसर को आप भले चाहो तो रीड भी कर लेना, पर क्वेश्चन पढ़ा ही देता हूँ। चलो, वाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ वेद लिमिटेड यू एज एन ऑडिटर आर नॉट ओनली प्रिवेंटेड इन कंप्लीटिंग सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर्स। आपको सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर्स करते समय आपको प्रिवेंट कर दिया गया, आपको नहीं करने दिया, और आप नहीं कर पाए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए। कैसे नहीं कर पाए, मतलब आपको पहले तो काम ही नहीं करने दिया, स्कोप लिमिटेशन लगा, मतलब लिमिटेशन इम्पोज कर दी, आपको प्रिवेंट कर दिया काम करने से, है ना।
प्रिवेंट कर दिया काम करने से, आप पे लिमिटेशन इंपोज कर दी, और आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करके भी आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए। सेम कहानी लिखेंगे जो हमारा सेम क्वेश्चन था 705। ऑडिटर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि वो लिमिटेशन हटा दो, यही चीज कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को, ठीक है। और ऑडिटर अगर फिर भी नहीं कर पाता है ऑडिट एविडेंस, मतलब कैसे नहीं ऑब्टेन कर पाता है ऑडिट एविडेंस, बाय परफॉर्मिंग अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, मैं इसको थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए बिना भी अपन आप ऑडिट एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पा रहे और उसको लगता है कि ये उसका मटेरियल और मटेरियल मैटर और परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाई कर देंगे। बट अगर उसको ये लगता है कि ये मैटर मटेरियल भी है और परवेसिव है और क्वालिफिकेशन को कम्युनिकेट करना, क्वालिफाइड ओपिनियन काफ़ी नहीं होगा ग्रेविटी, सिचुएशन ऑफ द ग्रेविटी को देखते हुए, तो आप क्या कर दोगे, आप पहले ट्राई करोगे विड्रॉल करने का। अगर विड्रॉ कर सकते हो पॉसिबल या प्रैक्टिकल है, मतलब पॉसिबल अंडर लॉज एंड रेगुलेशन है और प्रैक्टिकेबल है तो आप कर लो, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देके अपना रिपोर्ट में कर सकते हो। सेम है यार, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें भी आप पे लिमिटेशन इंपोज कर दी और आप सर्टेन ऑब्टेंड नहीं कर पा रहे ऑडिट एविडेंस, ठीक है। यहाँ देखो consequences of inability to obtain sufficient appropriate audit evidence due to management has imposed limitation। ये सेम हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम है। आंख बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 डन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन पूछ रहा है, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन एज पर ऐसे 705 हमें अच्छे से आता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 26 देखो आप लोग, ADKS and Co कंपनी ने एंड को LLP आर न्यूली अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ PKA लिमिटेड, जो भी कंपनी है उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ये लोग। अपने को क्या करना, कुछ नहीं, मिटाओ इसको। तो अब आपसे ये क्या पूछ रहा है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कुछ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन मिले विच दे बिलीव कुड लीड टू द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल ऑफ फाइनेंशियल statement. Management has different view and does not concur with the views of the statutory auditor. Considering these statutory auditor are determining as how to address these observation in terms of reporting requirement। भैया इनको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में क्या क्या कर सकता है वो क्वेश्चन और कुछ नहीं। क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है, कब दे सकता है आपको पता है, एडवर्स ओपिनियन कब दे सकता है, डिस्क्लेमर ओपिनियन कब दे सकता है, और डिस्क्लेमर ओपिनियन में हमें अगर रिफ्यूज करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वही मैनेजमेंट ने अगर हमें नहीं कोई लिमिटेशन इंपोज कर दी, हम फिर टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे, टीसीडब्ल्यूजी का रिक्वेस्ट करेंगे, उन्होंने भी नहीं हटाई तो फिर हम लोग वो लास्ट में पूरा प्रोसेस है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो सेम कहानी लिख रखी है। ये तीनों क्वेश्चन नंबर 26 यही है कि आप कौन सा रिपोर्टिंग में आप कंसिडर कर सकते हो, कैसे इन ऑब्जर्वेशन को एड्रेस कर सकते हो, तीनों ओपिनियन देके ही कर सकते हो ना, वही लिखा है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी तक आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 आओ, इस पे लिख दो गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन मतलब इसमें अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे आपको कंसेप्ट और थोड़े क्लियर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, AKB एसोसिएट्स है, रिनाउंड ऑडिट फर्म है इन द फील्ड ऑफ CA प्रैक्टिस फॉर पास्ट 2 डिकेड्स। 2 डिकेड से रिनाउंड ऑडिट फर्म है CA प्रैक्टिस में, चलो जो भी है। अपॉइंट किया स्टैट्यूटरी ऑडिटर, किसी को स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटेड है, ऑडिट ऑफ रीका लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी विच इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ पेपर मैन्युफैक्चरिंग। एक सेकंड रुको। AKB एसोसिएट रिनाउंड ऑडिट फर्म है इन द फील्ड ऑफ CA प्रैक्टिस फॉर पास्ट 2 डिकेड। द फर्म वाज अपॉइंटेड टू कंडक्ट अ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ रीका लिमिटेड। ये AKB को अपन ने बुलाया किसका ऑडिट करने के लिए, रीका लिमिटेड, जो एक अनलिस्टेड कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इसके 2 ऑब्जर्वेशंस मिले। अब आप बताओ आप इनको कैसे, मतलब दोनों ऑब्जर्वेशन में आप क्या क्या, दोनों ऑब्जर्वेशन अलग अलग है, 2 केस दिए हैं ना, कि आप भैया इनमें क्या करोगे, यही क्वेश्चन है।
इन इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप क्या करोगे, कौन सा अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे, क्या आप करोगे, ठीक है। तो आप पहला वाला ऑब्जर्वेशन 1 देखो, पहले वाला ऑब्जर्वेशन और दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन देखो, और आप इनको कैसे एड्रेस करोगे, यही सवाल है। कैसे इसको रिपोर्टिंग करोगे, कहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग होगी, कैसे ये कौन सी हेडिंग में ये रिपोर्ट होगी, वही सवाल है, ठीक है। मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया इन द फाइनेंशियल्स ड्यूरिंग द ईयर वन ऑफ द वेयर हाउस ऑफ द कंपनी वाज अफेक्टेड ड्यू टू मेजर फ्लड, ठीक है। द मैनेजमेंट हैड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल दैट द ड्यूरिंग द ईयर वन ऑफ द वेयर हाउस ऑफ द कंपनी वाज अफेक्टेड ड्यू टू मेजर फ्लड, ठीक है। फ्लड आया भैया। एज ए रिजल्ट द कंपनी हैड इनकर्ड सम लॉसेस, कंपनी को क्या हो गया, लॉसेस हो गया। मैनेजमेंट का व्यू है ये मटेरियल से। अब एक बात बताओ, कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे। क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे, क्वेश्चन क्या है, कौन से हेडिंग में ये जाएगा, कौन से हेडिंग में ये रिपोर्ट होगा, ठीक है। अब आप ऑब्जर्वेशन 2 को देखो। ड्यू टू फ्लड फ्यू रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कुछ ट्रांजेक्शन वाले, कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से कुछ रिकॉर्ड्स इनके क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। किसके रिस्पेक्ट में, कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कंपनी के थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स अपने पास है क्या, सर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है नहीं, बट ये ट्रांजेक्शन परवेसिव नहीं है, मटेरियल है। अब आप बताओ, आप दोनों केसेस में कैसे रिपोर्टिंग करोगे, ठीक है। मैं चाहता हूं आप ऑब्जर्वेशन 1 और ऑब्जर्वेशन 2 दोनों अच्छे से पढ़ो और दोनों का डिफरेंस देखो एक बार, फिर मैं आपको वापस से क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छे से करेंगे अपन। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करो। एक मिनट लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। दोनों ऑब्जर्वेशन का आपको एक बार समझ में आएगा ना, तो आपको मजा आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कौन से हेडिंग में जाएगा, तो एक बार अच्छे से इसको देखो। क्वेश्चन देखना प्लीज, आंसर मत देखना। पढ़ लिया। ऑब्जर्वेशन 1 में क्या कह रहा है कि भैया मैनेजमेंट ने एक डिस्क्लोज कर दिया, क्या डिस्क्लोज कर दिया, अपने फाइनेंशियल में डिस्क्लोज कर दिया, सब बता दिया, फुली डिस्क्लोज है। देखो, द मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल्स, वेरी गुड। अगर डिस्क्लोज कर दिया तो मैटर तो अपने डो नॉट फुली डिस्क्लोज में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। इनएडिक्वेटली डिस्क्लोज में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। पूरा डिस्क्लोज ही कर दिया मैटर, ठीक है। और कंपनी को कुछ लॉस भी हुआ है और मैनेजमेंट को लगता है कि ये मटेरियल नहीं है। तो एक बात बताओ, एक सेकेंड, इसमें क्या हो रखा है, डिस्क्लोज हो रखा है मैटर। सब चीज डिस्क्लोज है, कौन से सेक्शन में जाएगा यार। एडवर्स ओपिनियन नहीं जाएगा, डिस्क्लोजर हुआ है। क्वालिफाइड ओपिनियन डिस्क्लोजर हुआ है। डिस्क्लेमर, क्यों यहाँ डिस्क्लेमर क्या जरूरत है, ऑडिट एविडेंस तो आप ऑब्टेन कर सकते हो, सब कहीं रोका क्या है, किसी ने कोई लिमिटेशन लगे, कुछ नहीं। फिर क्या करोगे, कौन से हेडिंग में डालोगे, पढ़ाया नहीं मैंने, फिर बताओ। अब सुनो मेरी बात, एक चीज होती है EOMP, इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, SS 706, ठीक है। मेरी बात इसको प्लीज ध्यान से सुनना। EOMP अभी अपन ने पढ़ा नहीं, फिर भी मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो अब पढ़ो ना, टेंशन क्या है। कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा मैटर जो क्या हो रखा है, अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज हो रखा है फाइनेंशियल में, तो क्या ये मैटर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हाँ सर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब ये डिस्क्लोजर, अगर ये कोई मैटर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऑडिट रिपोर्ट के हेडिंग में कहाँ किधर क्यों डाल रहे हो, ये सोचो। बट आपको ये लगता नहीं ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट है ऑडिटर के हिसाब से कि फाइनेंशियल्स को समझने के लिए, क्या यूजर्स
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल्स को अच्छे से समझ पाए, उसमें इसको हेल्प करेगा यूजर्स को। द ऑडिटर जजमेंट इज ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट इज फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल। ये फाइनेंशियल की समझ उनको बढ़ जाएगी, उनको अच्छे से समझ में आए। क्या समझ में आएंगे यार, क्या सर क्या कर रहे हो? वेयर हाउस में लॉस हुआ, वेयर हाउस में लॉस हुआ, क्या लिखा है? लॉस हुआ। कंपनी हैड इनकर्ड सम लॉसेस, कुछ लॉसेस हुआ सर, हुआ है, लॉस तो हुआ है। अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है मैटर, आप तो कोई ओपिनियन तो एक्सप्रेस कर नहीं सकते। अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है, हाँ सर सारी बातें डिस्क्लोज है, ये मैटर। इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्या कहता है? वो मैटर जो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये मैटर क्या है? फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? फाइनेंशियल की अंडरस्टैंडिंग। अब इधर देख मेरे भाई, ये लॉस हुआ ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी वो चीज दी हुई है, लेकिन अगर हम इसको जाके थोड़ा एम्फेसिस कर देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा ये लॉस किस वजह से हुआ, फ्लड आया था इसकी वजह से हुआ था। इसीलिए ये मैटर जो अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट इसका क्या इतना इंपॉर्टेंस है? किस चीज के लिए इंपॉर्टेंस है सर? क्या चीज के लिए इंपॉर्टेंस है? इट इज सच इंपॉर्टेंस दैट इट इज फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल्स। ये फाइनेंशियल समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, तो इसको कहां डालेंगे? EOM, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, EOMP। ये देख लो, आप देख लो, ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में जाएगा, और इससे आपको EOMP क्या हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स में पूरा ऐसे ही करेंगे, ऐसे 706 में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ में पूरा डिस्कस करेंगे। बट आप देखो ना कितना सही, अगर यही समझ में आया। यहाँ 2 केस दिए हुए ना, दोनों केस को कंपेयर करके समझ में आया तो मजा आया ना। मजा कैसे आया सर? ये तो मैटर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज है, हम तो पहले ये ढूंढते हैं कि फुली डिस्क्लोज है कि नहीं है, या फिर आधा अधूरा डिस्क्लोज है। तो ये तो डिस्क्लोजर ही है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, मतलब या सॉरी, ये तो पूरा डिस्क्लोज ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हेड डिस्क्लोज, पूरा डिस्क्लोज कर दिया इसको, मैटर को। और ये क्या है सर? ये मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजर के अंडरस्टैंडिंग को। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग को? फाइनेंशियल्स के लिए। तो ये मैटर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है सर, समझ में आया? कोई ऑब्जर्वेशन 2 पढ़ो, कहीं कहा है कि हमने अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट और डिस्क्लोज किया है? नहीं किया। हमारा ओपिनियन जिंदाबाद, यहाँ तो वो हुआ ही नहीं है। पर ये मैटर क्या है? देखो, डिस्क्लोजर नहीं हुआ, पर यहां साफ साफ लिख दिया ये मटेरियल है, परवेसिव नहीं है। तो फेवरेट अपना क्वालिफाइड ओपिनियन, 1 सेकंड, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे और कर जाएंगे। कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं। मजा आया कि नहीं आया? तो इसलिए मैं इसको गुड क्वेश्चन बोला था, क्योंकि आप इसमें EOMP समझ गए, अच्छे से समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन आपका, 705 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ABC लिमिटेड हैज बीन डीलिंग इन टायर्स सिंस 1995। टायर्स में डील कर रहे हैं, हमको क्या करना? कंपनी ने को अपना एक्सपेंड करना है बिजनेस, वांटेड टू मैन्युफैक्चर द टायर बिसाइड ट्रेडिंग, मतलब ये अभी टायर्स में ट्रेड कर रहे थे, अब इनको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इनको कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं। पहले इन्होंने मशीनरी इंपोर्ट की, उसको इंस्टॉल की, मैन्युफैक्चरिंग चालू कर ली। गवर्नमेंट ने इनको कुछ इंसेंटिव दिए, लाइक पावर सब्सिडी, लैंड एक्विजिशन सब्सिडी। 2 साल के बाद में इनको नोटिस मिला इनकम टैक्स अथॉरिटीज से टू पे टैक्स ऑन इंसेंटिव रिसीव्ड। जो इंसेंटिव मिला इनको, उस पर टैक्स दो। डिमांड नोटिस कितने का आया? 150 लाख, 1,50,00,000 का आ गया। ठीक है, कंपनी ने इसको क्या कर दिया? अपील कर दिया विद हायर टैक्स अथॉरिटी अगेंस्ट द डिमांड एंड द मैटर इज अनडिसाइडेड। 31/3/2021 को ये मैटर अनडिसाइडेड है। बहुत सिंपल सा बात है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, सब्सिडी वगैरह ली, इनकम टैक्स ने नोटिस पकड़ा दिया इनको, किस चीज के भी कि टैक्स दो आप इस चीज पे, इंसेंटिव जो आपको रिसीव हुआ है। मैटर अभी उधर हायर टैक्स अथॉरिटी में चल रहा है, अभी भी 31 मार्च 2020 को ये मैटर अनडिसाइडेड है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कंपनी ने इसका प्रोविजन नहीं बनाया एंटिसिपेटेड टैक्स लाइबिलिटी का। कंपनी हैज नॉट मेड प्रोविजन ऑफ एंटिसिपेटेड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। भैया कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इस मैटर को देखो और बताओ आप क्या करोगे। ऑडिट रिपोर्ट में इसको कैसे ये मैटर देखोगे? सुनो, आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन है जुलाई 21, जब कोरोना वाले टाइम में जुलाई में एग्जाम हुआ था तब का क्वेश्चन है, और ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन मुझे सही लगा कि पूछ भी सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट की रिपोर्टिंग में पूछ सकते हैं, तो इसको देखने में क्या है, तो मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया और ये क्वेश्चन अच्छा लगा मेरा। ये जो कोरोना वाले के बाद में जो पेपर आया था ना ऑडिट का, जो सबसे टफ पेपर आया था, उसका क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। तो भैया अब आपने
अपील कर दी हायर टैक्स अथॉरिटी में, प्रोविजन नहीं बनाया, कंपनी ने प्रोविजन नहीं बनाया एंटिसिपेटेड टैक्स लाइबिलिटीज का, ठीक है। तो लीगल टीम को क्या लगता है, लीगल टीम ऑफ द कंपनी एंटिसिपेटेड दैट टैक्स लाइबिलिटी माइट मैच्योर। अगर उनको लीगल टीम, आपके कंपनी के लीगल टीम को लगता है पैसे देने पड़ सकते हैं, लाइबिलिटी आ सकती है, तो प्रोविजन तो बनाओगे ना, पर ये प्रोविजन नहीं बनाया, तो इस ठीक है प्रोविजन नहीं बनाया। पूछ रहा है कंपनीज एक्ट के हिसाब से इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, अब खुद देखो। नॉन प्रोविजन अगर हुआ है टैक्स का, तो ये कॉन्ट्रोवेन कर रहा है सेक्शन 128 और 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और इट इज नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू क्वालिफाई हिज रिपोर्ट, रिपोर्ट्स को क्वालिफाई करेगा, एंड सच क्वालिफिकेशन शुड ब्रिंग द मैनर ब्रिंग आउट द मैनर, रुको रुको पढ़ो फिर से। अकॉर्डिंगली इट इज नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू क्वालिफाई हिज रिपोर्ट एंड सच क्वालिफिकेशन शुड ब्रिंग आउट द मैटर होगा इन विच द अमाउंट अकाउंट्स डू नॉट डिस्क्लोज अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसको मैटर कर लो, मैनर नहीं होगा। Accordingly, it is necessary to the auditor to qualify his report, and such qualification should bring out the matter in which the accounts do not disclose true and fair view of the state of the affairs of the company and the profit and loss of the company। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, सेक्शन 128 और 129 क्या कहता है, इधर देखो। मैं आपको बताता हूं, देखो सेक्शन 129 कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप प्रिपेयर करो, अपने आरओ पे मतलब रजिस्टर ऑफिस पर रखो, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपने, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ पेपर, ठीक है, जो आपने बनाए हैं वो कैसे होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे आपके स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में ट्रू एंड फेयर व्यू दे, ठीक है। और 129 क्या कहता है, आपको ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे आपके स्टेट ऑफ अफेयर्स के, ठीक है, जो कंप्लाई करे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो नोटिफाइड है सेक्शन 133 में। तो ये दो चीज में, तो सेक्शन 128 129 एक तरह से यही कह रहे हैं ना कि आपको ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, बट यहाँ प्रोविजन बना नहीं, आपके फाइनेंशियल्स का ट्रू एंड फेयर व्यू हुआ नहीं, तो आप रिपोर्ट क्या करोगे, उसमें आपको क्या करेगा, इट इज नेसेसरी फॉर ऑडिटर टू क्वालिफाई द रिपोर्ट, और उसमें क्या करेगा, कैसे रिपोर्ट करेगा, इस हिसाब से रिपोर्ट करेगा। ये सेम ऊपर वो क्वेश्चन का डेटा लिख देगा, मतलब कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया टैक्सेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट एंड द एस्टिमेटेड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टैक्सेशन नॉट सो प्रोवाइडेड दिस मच इंक्लूडिंग दिस मच। ये एक सैंपल बेसिस पे बता रखा है कि आप कैसे रिपोर्ट करोगे। बस बात इतनी है कि इन्होंने एंटिसिपेटेड जो टैक्स लाइबिलिटी है उसका प्रोविजन नहीं बनाया, उसका प्रोविजन अगर आपने नहीं बनाया तो आपको क्या, आपने कॉन्ट्रावेन कर दिया सेक्शन 128 129, ठीक है, आपको ये चीज लिखनी है। तो ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, एक बार रीड करके जाना, छोड़ के मत जाना, बस सिंपल सी बात है। और कैसे लिखोगे ये बस कैसे एग्जाम्पल दिया देख लो, एन एग्जाम्पल ऑफ द मैनर इन विच द रिपोर्ट ऑन द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ P&L मे बी क्वालिफाइड इन दिस रेस्पेक्ट इज गिवन बिलो। और वो सारा का सारा इन्होंने लिख दिया कि भैया इसका था मैटर, ये टैक्सेशन इतना था, इतना एंटिसिपेटेड लाइबिलिटी बनता है, लीगल टीम ने भी कहा था इसको करने को, ये नहीं किया, तो इससे क्या हो गया कि इससे नॉन प्रोविजन हुआ। और अगर नॉन प्रोविजन होता है तो क्या होता है सर, नॉन प्रोविजन होता है तो क्या होता है, रिजर्व ऑफ द कंपनी ओवर स्टेटेड हो जाता है, और करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन जो आपके बैलेंस शीट में आ रहा है वो अंडर स्टेटेड हो जाता है। तो ये चीज लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपके सारे के 705 के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, ठीक है। तो आज अपन ने क्लास में क्या कर लिया सर, 700 के बारे में बेसिक पढ़ा था, अपन ने 700 ऐसे के बारे में स्टार्ट किया था, जिसको मैं आपको अगली क्लास में 700 से स्टार्ट करूंगा। और 705 ने अपने क्या कर लिया, पूरा उसको कंप्लीट कर लिया और पूरे उसके क्वेश्चंस लगा लिए। आई होप आपको 705 पूरा अच्छे से हो गया। कोई नहीं, अपनी फर्स्ट क्लास थी, अगले में से अपन इसको और 700 वाली सीरीज को 2 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है, सारे विद क्वेश्चन सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इसको प्लीज़ एक बार 705 को रिवाइज कर लेना और एक बार क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। इसमें से 2-3 अच्छे क्वेश्चन थे, वो भी आपको मैंने बता दिए थे, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ।